नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। अब से कुछ ही देर में ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अब से कुछ ही देर का और इंतजार। एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अब से कुछ ही देर में हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस प्रकाश पाजिया की एकल पीठ में यह सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यह सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी को लेकर अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी है और इस पर अब यह सुनवाई होगी। जस्टिस प्रकाश पाजिया की एकल पीठ में यह सुनवाई होने जा रही है। अब से कुछ ही देर का और इंतजार और इस सुनवाई के बाद में फैसला दिया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से। एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका पर अब से कुछ ही देर में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस प्रकाश पाजिया की एकल पीठ में यह सुनवाई होगी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अब से कुछ ही देर में ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होने जा रही है। ऐसे तौर पे थोड़ी देर में कोर्ट बैठेगी और कोर्ट बैठने के बाद जो हियरिंग होनी है वो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने इस पे आपत्ति जताई है। उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि इसके होने से न केवल इसकी जो प्राचीनता है वो समझ में आएगी, बल्कि ये भी साबित किया जाएगा कि आखिर ये मंदिर या फिर जिसे वो मस्जिद कहते हैं इसका इतिहास कह रहा है, इसका रिकॉर्ड कह रहा है। तो समझा जा सकता है पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से इंतजार सिर्फ 2 बजने की या ये कहा जाए कि थोड़ी देर की, जब कोर्ट बैठेगा और इन बातों की चर्चाएं शुरू होंगी। जी संतोष, क्या ये सुनवाई अभी शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी थोड़ी देर में कोर्ट बैठने जा रही है। अभी कोर्ट बैठी नहीं है, तो इंतजार है कोई 10 मिनट का, जब कोर्ट बैठेगी और कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद लगभग जो उम्मीद लगाई जा रही है वो लगाया जा रहा है कि लगभग आधे से पौन घंटे की प्रोसीडिंग होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को रखेगा। देखने की बात ये होगी कि पक्ष विपक्ष की बात के बाद कोर्ट किस निर्णय पे जाता है, या ये कहा जाए कि अगली तारीख क्या मुकर्रर की जाती है। जी आज जिस तरीके से देखा जाए तो आज कौन सा मामला है जिस पर यह सुनवाई होनी है, पूरा विस्तार से बताएं संतोष। देखिए, ये मामला ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है। ज्ञानवापी पे 2 पक्षों द्वारा ये कहा जाए कि एक लंबे अंतराल से मुस्लिम पक्षों द्वारा नमाज पढ़ाया जाता था, जिसे मस्जिद बताया जाता था, जबकि दूसरा पक्ष हिंदू पक्ष ये कहता था कि यहाँ पे पिछले हिस्से में श्रृंगार गौरी है और इस श्रृंगार गौरी में हम लोग लगातार दर्शन पूजन करने का काम किया करते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के बाद न केवल इस दर्शन पूजन को रोका गया है, बल्कि दर्शन पूजन की वैधता पे प्रश्न लगाते हुए मुस्लिम पक्ष ने ये आपत्ति दर्ज कराई है कि ये ऐसा होना ये गलत है, जिसपे हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इसका सर्वे होना चाहिए। और सर्वे जो पहले भी सर्वे को उन्होंने आधार बनाया है कि जो इसके पूर्व में सर्वे हुआ है, जिसे कोर्ट कमीशन की बात पे नाम दिया गया, उसमें तमाम देवस्थान या ये कहा जाए कि वो प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं। तो समझा जा सकता है कि इसी पक्ष को और पुख्ता करने के लिए एक बार फिर से सर्वे की बात हो रही है कि इसका उत्खनन हो और ये पता लगाने का कोशिश किया जाए कि आखिर कार्बन डेटिंग या दूसरे तरीकों से कि आखिर ये इसमें प्राचीनता क्या है, इसका सही एज क्या है, उम्र क्या है। जी क्या दोनों पक्ष अभी कोर्ट में पहुंच चुके हैं? देखिए, कोर्ट में दोनों पक्ष पहुंच चुके हैं और सिर्फ अब इंतजार है जज की कि वो न्यायाधीश अपने बेंच पे आए और प्रोसीडिंग करने का, कार्रवाई को शुरुआत करने का आदेश जारी करें। सबसे जो बड़ी बात होगी, ये यहाँ पे क्लियर कर देना जरूरी है, सबसे जो बड़ी बात होगी कि इस मामले को बनारस में कोर्ट देख रहा था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट जाके, इलाहाबाद जाके रिट दाखिल किया, आपत्ति दर्ज आई है और इसी आपत्ति पे कोर्ट सुनवाई कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। अब से कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, जिसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने वाली इस याचिका पर यह सुनवाई होगी। अब से कुछ ही देर है और पिछली तारीख में आपको बता दें कि एएसआई ने हलफनामा दाखिल करके सर्वेक्षण के लिए खुद को सक्षम बताया था कि हम सर्वेक्षण कर सकते हैं।
जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर 29 नवंबर को तक के लिए बुधवार को टाल दिया गया था। और वहीं आगरा को कई योजनाओं का तोहफा अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। दोपहर करीब 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे, जहां 267.93 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। वहीं 219.74 करोड़ की 71 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में भी शिरकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तारघर मैदान में सीएम योगी का यह कार्यक्रम होगा। तैयारियां लगभग वहां पर पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब वो उस सभा में पहुंचेंगे और संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हैं। तारघर मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कार्यक्रम आज रखा गया है, जहां पर आगरा को तमाम योजनाओं का तोहफा मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। करीब 3 बजे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और ये तमाम जो योजनाएं हैं वो वहां की जनता के लिए देंगे, सौगात देंगे। 267.93 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही 219.74 करोड़ की 71 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तारघर मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम आज रखा गया है। कुर्सियां सज चुकी है, मंच तैयार है और इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब वो वहां पर पहुंचेंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। एक तरह से देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्शंस आने वाले हैं अभी निकाय के, उसको लेकर भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं और एक एक करके जितने भी निगम हैं वहां पहुंच रहे हैं। वहां जाकर के प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, तमाम सौगात दे रहे हैं। माहौल बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है बीजेपी के पक्ष में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में आगरा पहुंचेंगे। लगभग 3 बजे का समय है, जब 3 बजे आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आगरा को तमाम योजनाओं का तोहफा मुख्यमंत्री देंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी इस वक्त जुड़ रहे हैं आगरा से और साथ ही संदीप शर्मा भी आगरा से जुड़ रहे हैं। इस वक्त कृष्णा जहां पर सभा होनी है वहीं पर मौजूद है। कृष्णा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की जा चुकी है, क्योंकि अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर और तमाम सौगात आगरा वासियों को देते हुए नजर आएंगे। कृष्णा, ये वो तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। ये जो पीछे जो देख रहे हैं, ये पीछे का मंच है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बताया जा रहा 12:30 बजे उसके बाद वापस यहाँ पर आगरा में उनका आगमन होगा। कई योजनाओं का लोकार्पण होना है और योजना को बताया जा रहा है करीब 488 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो ये पूरा मिनट कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का है। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि योगी और मोदी नजर आ रही है। ये वो तस्वीर है जो ये आप बिल्कुल लाइव टीवी पर आप देख रहे हैं। योगी और मोदी किस प्रकार की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी लिखा जा रहा है और एक तरह से मोदी को लिखा जा रहा है। तो कुछ तरह से काफी लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ठीक है, चलिए कृष्णा आपके पास वापस आते हैं आपसे कुछ ही देर में। संदीप शर्मा हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। संदीप, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है आज के इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से पहले जिस तरह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है, तो इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी फिर से एक बार हर जगह निकाय चुनाव में भी अपना परचम लहराने के लिए इस तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं आगरा के जो तारघर मैदान है, यहाँ पर एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तैयारियों को लेकर पूरी तैयारियां पक्की कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर
पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और जो डाइवर्ट रूट है उसको भी डाइवर्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं पुलिस किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पूरे ही आगरा को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। साफ सफाई के साथ साथ तमाम जो कार्य हैं वो आगरा में किए जा रहे हैं। तो वहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा में करीब 488 करोड़ की 88 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर दूर दराज से लोग, भारी संख्या में लोग तमाम बस और गाड़ियों में भर भर कर इस मैदान में पहुंच रहे हैं क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का भी क्रेज लोगों में देखा जा रहा है और भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के त्याग और बलिदान से आज भारत विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज से कई साल पहले उन्होंने भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए अपना बलिदान दिया था। सिख गुरुओं से त्याग व बलिदान की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। सिख पंथ के 9वें गुरु जिनके त्याग और बलिदान से भारत के रूप में आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। आज हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सब के लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। उस कालखंड में जो त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप सिख गुरुओं ने छोड़ी थी, वही आज एक नई प्रेरणा हम सब के लिए बनी हुई है। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दरअसल गोरखपुर में प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। 100 एकड़ में रीजनल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। जीडीए ने जिला प्रशासन से इसके लिए जमीन भी मांगी है। फिल्म सिटी में तमाम आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में। ताल नादौर की 500 एकड़ सरकारी जमीन से 100 एकड़ जमीन मिलने की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जाएगा। गोरखपुर में प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। 100 एकड़ में ये रीजनल फिल्म सिटी बनेगी, जहां गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिला प्रशासन से इसके लिए जमीन भी मांगी है। वहीं फिल्म सिटी में आवासीय योजनाएं भी लाई जाएंगी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा भी मिलेगा। ताल नादौर की 500 एकड़ सरकारी जमीन से 100 एकड़ जमीन मिलने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के साथ हरेंद्र दुबे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। हरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? कृतिका, हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भोजपुरी यानी पूर्वांचल के कलाकारों को एक तोहफा देने का काम किया है। रीजनल फिल्म सिटी जो गोरखपुर जिले के खोराबार विकासखंड के तालनवर में खोलने की जो प्रस्ताव प्रशासनिक अधिकारियों को मिली है, खासतौर से इससे पूर्वांचल के लोगों को विकास
ही विकास देखने को मिलेगा। खासतौर से जो बेरोजगार युवा थे उन युवाओं को रोजगार के एक संसाधन भी मिलेंगे इस रीजनल फिल्म सिटी बनने से। तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जो तोहफा दिया है, इससे काफी पूर्वांचल के युवा लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं वहां की जनता को मिलेगा और एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत सारा प्यार गोरखपुर की जनता ने दिया है शुरुआत से। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खासतौर से जब सांसद थे तो भी गोरखपुर की जनता उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनको अपना समर्थन देती रही। इसीलिए तो सड़क से लेकर के सदन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे इंसेफ्लाइटिस की आवाज हो या स्वास्थ्य सेवा बदहाल की बात हो, लेकर के सदन तक उठाने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश की कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो खास तौर से पूर्वांचल में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा को लेकर के काम किया गया या विकास के मुद्दे को, सड़कों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसीलिए गोरखपुर की जनता अधिक प्रेम करती है, ताकि वो गोरखपुर की जनता से सीधा संवाद डायरेक्ट जुड़े रहने के कारण और लोगों के अधिक प्रेम करने के कारण आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा से उनकी जीत की यहाँ की जनता ने सुनिश्चित कराई, जबकि वह विधानसभा के चुनाव में जनता से कम ही समय में मिले, लेकिन जनता ने उन्हें भारी बहुमत के साथ विजयी बना करके और उत्तर प्रदेश की कमान दोबारा उनके हाथों में सौंपी, और जिससे उत्तर प्रदेश का विकास होते लोग देख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हरेंद्र। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से, जहां पर शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। दरअसल बता दें कि शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को वाई श्रेणी का कर दिया गया है। इससे पहले उनके पास में जेड श्रेणी की सुरक्षा थी, जिसे बदलकर अब वाई श्रेणी की सुरक्षा में किया गया है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में सुरक्षा कटौती को लेकर यह मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में यह कटौती की गई है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा घटाने का। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं की जिस तरह से एसपीजी की सुरक्षा घटाई गई, और निश्चित तौर पे आज पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी की सुरक्षा घटाने की जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि जब वो लोग सत्ता में होते हैं तब इस प्रकार का कृत्य करते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी अपनी सुरक्षा को लेकर के जिस तरह सदन में उन्होंने फूट फूट करके रोए थे, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं आज के प्रारूप में इस तरह की राजनीति जो है पूरी तरह के एजेंडे से प्रेरित है। और निश्चित तौर पे इस सुरक्षा घटाने की जो बात है, इस पे सरकार को जवाब जरूर देना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से पीएसपीएल और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस इस समय हुआ है, जिसमें शिवपाल जी ने पूर्णतः समर्थन किया है डिम्पल यादव जी का, तो हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी को लग गया हो कि अब उनका जनाधार खत्म हो गया है। तो निश्चित तौर पे इस तरह की कार्यशैली उन लोगों ने की। इस तरह से तो शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। सुरक्षा का विषय पुलिस का विषय है और पुलिस नेताओं की सुरक्षा का आकलन समय समय पर करती रहती है और उसके आधार पर नेताओं की सुरक्षा घटती और बढ़ती रहती है। मुझे लगता है कि इसमें उस पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक में जो निर्णय हुआ है वो सुरक्षा के आसन्न खतरे को देखते हुए हुआ होगा और उसी के आधार पर ये निर्णय लिया गया। तो क्या पीएसपी पार्टी अभी जिंदा है या अगर वो पूरी तरह समर्थन में आ गई है, तो मुझे तो लगता है कि पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। और पार्टी अगर जिंदा है तो इसका मतलब है कि दोनों में मतभेद अभी बने हुए हैं। वहीं इस मामले पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार और सरकारी दल ने मैनपुरी के रण में स्वीकार कर लिया सार्वजनिक रूप से कि वो पराजित हो चुके हैं। इसी की खीज है ये। और जहाँ तक शिवपाल सिंह जी की बात है, तो शिवपाल सिंह जी को समूचा उत्तर प्रदेश उनके संघर्ष और उनके सामाजिक सरोकारों के नाते जानता है। उनके पीछे कौन सी गाड़ी चल रही है, कौन सी सुरक्षा है, यह द्वितीयक प्रश्न है और द्वितीयक ही रहेंगे। ये तो सर्वविदित तथ्य है। सरकार मैनपुरी में हार चुकी है और उसी हार की एक खीज है। मुझे और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा होने का रुख करते हैं। स्कंदिता,
ये जो सुरक्षा में कटौती की गई है, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, शिवपाल यादव की जो सुरक्षा है उसमें कटौती की गई है। जो जेड सुरक्षा थी वो अब वाई सुरक्षा हो गई है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े राजनेताओं की जो सुरक्षा है वो अधिकतर घटती बढ़ती रहती है। लेकिन इस वक्त क्योंकि चुनाव होने वाला है मैनपुरी में, बाई इलेक्शन, और लगातार समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार में लगी हुई है, और जिस तरीके से चाचा शिवपाल यादव मैनपुरी जाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जगह जगह प्रचार करते दिख रहे हैं। और वहीं बात की जाए प्रसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य यादव, उनके बेटे भी लगातार जुटे हुए हैं, हर तरीके से डिंपल यादव का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वजह देखने को मिल रही है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं प्रसपा के प्रवक्ता ने भी कही है कि उनका तो साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है उसका दबदबा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मैनपुरी में बीजेपी डर रही है, इस वजह से सुरक्षा कम कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यही है कि हाँ, क्योंकि राजनेता है तो सुरक्षा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इस वक्त पर जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, इसका मेन कारण यही लग रहा है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव हैं और मैनपुरी जाकर, क्योंकि जब से वोटिंग की डेट क्लियर हुई है तब से लगातार शिवपाल यादव मैनपुरी में मौजूद हैं, और जिस तरीके से वो समर्थन करते दिख रहे हैं बहू डिंपल यादव का, अखिलेश यादव की जिस तरीके से नज़दीकियां बढ़ रही हैं चाचा के साथ में, जिस तरीके से उनका पांव छूना और जिस तरीके से वो उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं तो वहीं बीजेपी के साथ भी दूरियां कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, और यही कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कह रही है। उनका कहना भी यही है कि शायद हो सकता है यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा में कटौती की हुई है। लेकिन जबकि अगर बात की गई है बीजेपी के प्रवक्ता से, तो उनका कहना है कि ये सब तो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षा कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन अगर एक मंशा देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये मंशा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों के बीच मौजूद हैं, और अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए, अभी आचार संहिता नहीं लगी है वहाँ पर, और अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव और तमाम पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार धरातल पे मेहनत कर रहे हैं पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत सीट है मैनपुरी, मुलायम सिंह की सीट है। समाजवादी पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है सीट को जीतने में। वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे भारी मतों से किसी भी तरीके से सीट जीती जाए, और वही कारण है कि शिवपाल यादव से उन्होंने नज़दीकियां बढ़ाई, उनके पाँव छुए और हर तरीके से चाचा को मनाया, और चाचा भी अब लगातार भतीजे के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनको विजयी बनाया जाए, और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर बात देखी जाए कि जो गठबंधन है, हालांकि ऐसे तो अलग पार्टी है प्रसपा, लेकिन बार बार जिस तरीके से जब इलेक्शन आता है और जो नज़दीकियां समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बढ़ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं एक अलग ही देखने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे तो अधिकतर शिवपाल यादव या उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं होगा, अब उनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है उत्तर प्रदेश में, वहां से कहीं ना कहीं नजदीकियां एकदम से बढ़ जाती हैं और एकदम से जाके सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पहले बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आते हैं कि हम नहीं करेंगे गठबंधन, हम बात नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं होगा गठबंधन। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे कह देते हैं कि भाई परिवार है और ये है, और हर तरीके से समर्थन करते हुए लग जाते। तो अपने आप में समझ में आती बात है कि ये दो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन परिवार इलेक्शन के टाइम पे जो सबका साथ आ जाना होता है तो वो कुछ कुछ चीजें समझ से परे हो जाती हैं। ठीक है, शुक्रिया स्कंदिता तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर है मैनपुरी से, जहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त मैनपुरी पहुंचे हैं और सुप्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में दर्शन करके अखिलेश यादव ने आशीर्वाद लिया है। कुरावली क्षेत्र में आज नुक्कड़ सभा करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे, जहां पर डिंपल यादव के लिए वोट की अपील जनता से करेंगे। आपका आशीर्वाद हो गया, सब ठीक हो गया। आज श्री विनोद चतुर्वेदी के माध्यम से हम आपके रिश्तेदार हम भैया के आशीर्वाद से तो पूरा आशीर्वाद चल गया। खाली ना खाली। और अगली खबर भी मैनपुरी से ही है, जहां पर रामगोपाल यादव ने भी मंदिर में माथा टेका है। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे रामगोपाल यादव। मैनपुरी सदर विधानसभा सीट से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील रामगोपाल यादव करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से।
लगातार डिंपल यादव के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। समाजवादी पार्टी का हर नेता इस वक्त लगातार चुनावी प्रचार करने में जुटा हुआ है और डिंपल यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से लगातार की जा रही है। वहीं रामपुर के रण में एक बार फिर सियासी संग्राम होने को है, क्योंकि रामपुर में आजम खान की सीट पर उपचुनाव है और ऐसे में भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता रामपुर में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ आजम खान ने अपने सियासी किले को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में आजम खान जनसभा कर रामपुर वालों से सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी आप बीती सुनाते हुए जनता के बीच भावुक भी हुए और कहा कि अब एक ही जुल्म बचा है, मुझे हिंदुस्तान से निकाला जाए। ऐसे में क्या रामपुर की आवाम आजम खान के दर्द ए बयां से प्रभावित होगी या भाजपा की नीतियों पर वोट की चोट करती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे, और इस खाने खुदा को जिस तरह हासिल जानकर आसिम राजा ने कहा है, मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? वो आसमान जो कभी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।